हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी एसएसटी में चैप्टर 11 अध्याय 11 इमारतें, चित्र तथा किताबें, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। धातु विज्ञान। पहले यानी प्राचीन भारत में धातु विज्ञानों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। पुरातात्विक जो खुदाई थी उसमें ये दर्शाया गया कि जो हड़प्पावासी जो थे वो कुशल शिल्पी थे। उन्होंने क्या किया था कि तांबे के धातुकर्म यानी धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर एक धातु बनाया था जिसका नाम कांसा था। ठीक है, जिसके वजह से हड़प्पा जो सभ्यता हुई वो कांस्य युगीन सभ्यता मानी गई। ठीक है, लेकिन वहीं उनके जो उत्तराधिकारी हुए वो लौह युग से संबद्ध थे। इस टाइम में लोहे का जो विकसित जो है वो किस्म के लोहे का निर्माण हुआ। किसमें कौन कौन सा? खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। ये 3 टाइप के लोहे जो है वो इनका निर्माण हुआ। आगे चलते हैं। लौह स्तंभ। उस टाइम लौह स्तंभ बना, यानी पूर्वज जो है इनके जो आए नीचे वाले उत्तराधिकारी लोग, उस टाइम लौह स्तंभ महरौली क्षेत्र में दिल्ली के, ठीक है, कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। ये जो लौह स्तंभ है ये अद्भुत उदाहरण है हमारे भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का। इसकी जो ऊंचाई है 7.2 मीटर और वज़न जो है 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था और इसको जो बनवाया था उसके बारे में पता चलता है इस पर खुदे अभिलेख से। यह नामक कौन सा? चंद्र नामक शासक था जो संभवतः जो है वो गुप्त वंश का था। ठीक है, और आश्चर्य की बात तो यह है कि इतने सालों के बाद भी इसमें जंग का कोई निशान भी नहीं है। आगे चलते हैं। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। अब कुछ शिल्पकारों की जो हमारे शिल्पकार थे उनकी कुशलता जो है अगर देखा जाए तो इमारतों में मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। ठीक है, अब कुछ स्तूप जो है कभी गोल या लंबे या कभी छोटे या बड़े दोनों आकार के होते थे। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा होता था। इन डिब्बों में क्या होता था? बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, ठीक है, हड्डी या राख, इनसे संबंधित कुछ चीज़ें होती थीं। जैसे ये है सांची का स्तूप, इधर है बना हुआ है सांची का स्तूप, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे जिसे धातु मंजूषा कहते थे। ठीक है, प्रारंभिक स्तूप या धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था। ठीक है, और बाद में उसमें क्या है? गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया जाता था। ये जो है गुंबदनुमा बना दिया जाता था। और साथ में स्तूपों के चारों ओर जो परिक्रमा के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया जाता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। ठीक है, इसके रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहा जाता था। जो रेलिंग बनती थी उसको वेदिका कहा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। वेदिकों में जो प्रवेश द्वार बने होते हैं, रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजी होती हैं। जो ये तोरण वगैरह हैं और रेलिंग, ये जो है मूर्तिकला से सुसज्जित हुआ करती थी। कुछ एरिया जो है अमरावती में है, यहाँ काफ़ी भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूपों को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। ठीक है, और कहीं कहीं पहाड़ियों को भी काट करके गुफाएं बनाई गईं। ठीक है, मंदिरों का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है वो गर्भगृह होता है। ठीक है, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है।
ठीक है, यहाँ अगर देखते हैं तो सांची का महान स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है ये, ठीक है, ये स्तूप जो है महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये ईंटों का बना हुआ है, अशोक के ज़माने का ही है। ठीक है, आगे ये है बाएं आकृति की जो है अमरावती की एक शिल्पाकृति है, ये वाली जो है अमरावती की है। आगे चलते हैं, ऊपर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश का एक भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है जिसको लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। और इस साइड का जो दायां साइड है ये महाबलीपुरम का एकाश्मिक मंदिर है। भीतर गांव जैसे मंदिरों में इसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनाई जाती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यहाँ एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। आगे चलते हैं, महाबलीपुरम और ऐहोल भी जो है इनका यहाँ उत्कृष्ट जो है मंदिर हैं। ठीक है, कुछ दिखाए गए हैं। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इसको एकाश्म कहते थे, यानी मोनोलिथ कहा जाता था। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों में बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अगर दाएं हाथ में देखा जाए तो ऐहोल का दुर्गा मंदिर है जिसको 1400 साल पहले बनाया गया था। आगे चलते हैं, स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। तो सबसे पहले क्या करते थे कि जब वैसे तो राजा रानी इनको ही बनवाने का निश्चय करते थे। ठीक है, क्योंकि धन जो है काफ़ी खर्चा होता था। ठीक है, पहला काम ये करते थे कि अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर यानी शिलाखंडों को खोद कर निकालना था। ठीक है, साथ उसके बाद यहाँ ज़रूरी था कि इस स्थान पर पहुँचाना है। स्तूप के लिए कहाँ पहले स्थानों का चयन होता था तो वहाँ पहुँचाया जाता था। फिर यहाँ पत्थरों को काट छाँट कर तराशने के बाद खम्भों, दीवारों की चौखटों, फर्शों और छतों का आकार दिया जाता था। ठीक है, इन सब होने के बाद ठीक है उसको सभी जगह सही जगह जो उचित जगह होनी चाहिए वहाँ लगाना मुश्किल का काम था। इस साइड अगर बाएं साइड में देखें हैं तो उड़ीसा का जैन मठ है, एक पहाड़ी को खोद कर बनाया गया है। ये 2 मंजिला इमारत है। ठीक है, इसमें जो है जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। आगे चलते हैं, नीचे देखते हैं तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र है। यहाँ देखा जाए तो इसमें ये लग रहा है कि मतलब जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, ढांचों का निर्माण कर रहे हैं, ऐसा दिखाया गया है। इस तरह के शानदार ढांचों का जो निर्माण करते थे शिल्पकार, इसको जो है उसके वजह से खर्च जो है ज़्यादा होता था। और कौन देता था? राजा और रानी ही देते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जो है हाथी के दांत काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार यानी तोरण को बनाने का खर्च दिया था। ठीक है, इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार और सुनार ये सब थे। आगे चलते हैं। यहाँ जो है ऐसे कई स्त्री पुरुष भी शामिल थे जिनके नाम खंभों और रेलिंग और तथा दीवारों पर खुदे हैं, इसलिए ठीक है आप अगर जाएंगे तो वहाँ देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं। चित्रकला, अजंता गुफा चित्रकला के लिए फेमस है। ठीक है, यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों साल के दौरान कई गुफाएं खोदी गई थी। इसमें जो है ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे विहार। ठीक है, अब जो है मसाल जो है रोशनी के लिए बनाए गए हैं। अगर देखा जाए तो ये 1500 साल बाद भी चमकदार हैं ये चित्र। ये रंग जो है पौधों और खनिजों से बनाए गए हैं। ये देखिए नीचे अगर देखा जाए तो ये है।
आगे चलते हैं पुस्तकों की दुनिया से। अब कुछ महाकाव्य भी हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। यह वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनग्गी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। यहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी की जो अभी भी उसे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें उसका एक वर्णन है। आगे चलते हैं। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई, ठीक है, को करीब 1400 साल पहले, मणिमेखलाई जो है 1400 साल पहले, ये तमिल महाकाव्य है। ये भी ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया? सत्यनार द्वारा लिखा गया है। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थीं। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। ठीक है, अन्य लेखक जैसे कालिदास, इनके बारे में आगे चलते हैं। इनकी भी कुछ महाकाव्य हैं, जैसे मेघदूत। ठीक है, मेघदूत जो है इसका एक अंश है यहाँ नीचे। आगे चलते हैं। कालिदास का मेघदूत, कालिदास को मेघदूत जो है से प्रेरणा मिली। ठीक है, तो इनको कहा गया, कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है इस कविता से। आगे चलते हैं। पुराण, पुराण का जो शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ भी हैं। ठीक है, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब सुने और समझ सकें। स्त्रियां और शूद्र जो होते थे, इन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, वे भी इसे सुन सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो है पांडवों के बीच की युद्ध का कहानी है इसमें, जो आगे चलते हैं। यहाँ ये महाभारत जो है, इसमें कुरु और पांडवों, इनकी जो है युद्ध की कहानी है महाभारत में। ये पुरुवंश था। पुरुवंश की जो राजधानी थी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। ठीक है, कहानी को बहुत सी, यह कहानी तो बहुत पुरानी है, लगभग 1500 साल पहले लिखी गई है माना गया है। ये करीब माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया। महाभारत में ही भगवत गीता भी लिखी है। ठीक है, रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता राम जी ने उन्हें वनवास दे दिया था। ठीक है, ये सब जानते ही हैं। ये कौशल नरेश का था। ठीक है, कौशल नरेश मतलब दशरथ जी। आगे चलते हैं। इसकी जो रचयिता हैं ये वाल्मीकि जी हैं। आगे चलते हैं। विज्ञान की पुस्तकें। अब कुछ वैज्ञानिक पुस्तकें हैं, जैसे खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता था, यानी जो अपनी धुरी पे घूमती है उसकी वजह से दिन और रात होते हैं, उन्होंने बताया था। जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है, हमको ये लगता है। ठीक है, उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया था। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली थी। ठीक है, वरामिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें भी की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। शून्य। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज पूरी दुनिया में फैली हुई है। ठीक है, या आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। ठीक है, प्राचीन भारत के जो आयुर्वेद थे
वो दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, एक चरक, ठीक है, ये थे द्वितीय शताब्दी ईस्वी में, और जो है सुश्रुत, ये चौथी शताब्दी ईस्वी में थे। ठीक है, चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। ठीक है, अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा, मतलब जो सर्जरी होती है, उसको इसमें दिखाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अन्यत्र में। ठीक है, कागज़ का आविष्कार जो हुआ था करीब 1900 साल पहले काई लून नामक व्यक्ति ने चीन में किया था, कागज़ यानी। ठीक है, उसने क्या किया था, पौधों के रेशों, कपड़ों और रस्सियों तथा पेड़ों की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे भिगो दिया था। फिर लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज़ बनाया। ठीक है, आज भी हाथ से कागज़ बनाने की इसी विधि का भी अपनाया जाता है। ठीक है, कागज़ बनाने की जो तकनीक थी सदियों से गुप्त रखा गया था, लेकिन जो है करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंच गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद जापान तक फैली, साथ में 1800 साल बाद जो है बगदाद में पहुंची, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका, ठीक है, और फिर एशिया, और फिर जो है हमारे महाद्वीप में भी पहुंच गई। ठीक है, पहले हम जो है पांडुलिपियाँ वो तो जानते हैं, पत्रों से तैयार की जाती, पेड़ के पत्तों से। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। स्तूपों का जो निर्माण की शुरुआत हुई थी वो 2300 साल पहले हुई थी। अगर स्तूपों का निर्माण देखा जाए तो 2300 साल पहले ही स्तूपों का निर्माण होने लगा था। अमरावती जो क्षेत्र था, ठीक है, जहाँ अच्छे जो है भवन और मंदिरों का साक्ष्य मिला है, तो वो 2000 साल पहले हुआ था। ठीक है, कालिदास की जो अगर माना जाए इनका मुख्य तिथि जो है वो 1600 साल पहले ये माना जा सकता है। लौह स्तंभ, भीतर गांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट, ये सब जो हैं ये तीनों अगर देखा जाए तो 1500 साल पहले ये स्थित रहे होंगे। दुर्गा मंदिर जो वहाँ का है, ठीक है, ये है 1400 साल पहले ये माना जा सकता है लगभग। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, अब यहाँ हम देख लेते हैं पाषाण काल यानी पूरा पाषाण युग में कुछ तिथियां जो हैं। ठीक है, ये हैं मेहरगढ़ में कृषि और पशुपालन की जो तिथि है वो लगभग 6000 साल ईसा पूर्व में दी गई है। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच है। ऋग्वेद की रचना का काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। महाजनपदों, गंगा के मैदानी इलाकों के नगरों का विकास और उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय जो था वो 500 ईसा पूर्व हुआ। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का जो आक्रमण हुआ 327 से लेकर के 325 के ईसा पूर्व में हुआ। आगे चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजा था उसका बनना जो है 321 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक का जो शासन काल था लगभग 267 ठीक है, सॉरी 268 यानी 268 ईस्वी से 231 ईसा पूर्व के बीच में हुआ। संगम साहित्य के रचना जो हुई थी लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक हुआ। कनिष्क का जो शासन था ये लगभग 78 से लेकर के 100 ईस्वी तक था। गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी 320 ईस्वी में हुई थी। वल्लभी के परिषद में जैन साहित्य का संकलन जो था वो लगभग 512 से लेकर के 521 ईस्वी तक था। ठीक है, ये लगभग मान सकते हैं। फिर हर्षवर्धन का जो शासन था वो 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक था। चीनी यात्री स्वैन सांग जो है वो भारत आगमन हुआ था 630 से लेकर के 643 के बीच में ये आया था और गया था। पुलकेशन द्वितीय का जो शासन था, ठीक है, 609 से लेकर के 642 तक था। ठीक है, ओके फ्रेंड्स,
वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।